जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्लास 10 आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है गीताधाम गुरुकुल परिवार में। और मैं बदलदार पटलाउत सामाजिक विज्ञान के साथ हम बात कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति की। और फ्रांस क्रांति जो थी यूरोप में एक अद्भुत परिवर्तन था, एक वैचारिक परिवर्तन था जो ये कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता क्रांति पर भी फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो हमने बात की थी कि फ्रांस की क्रांति कब, कैसे और क्यों शुरू हुई थी। इसकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने आगे रखता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस की क्रांति के अंदर जो यहाँ के शासक थे लुई 16, जिसके अत्याचार के कारण ये क्रांति हुई थी। जैसा कि मैं शुरू से वापस आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रांति सन 1790 के अंदर हुई थी और ये फ्रांस में। बात करते हैं इस कहानी की कि फ्रांस का जो शासक था जिसका नाम था लुई 16, लुई 10-5-1 बराबर 16, यानी कि लुई 16। एक्चुअल में ये फ्रांस का जो शासक था जिसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोएना जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसके साथ लुई 16 का विवाह हुआ। अब हम भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार देखें तो हम जब भी लड़की का विवाह करते हैं तो साथ में कुछ दहेज देते हैं, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, गहने, कपड़े वगैरह वगैरह वगैरह। पर लुई 16 के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जब लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोना के साथ हुआ तो मेरी एंटोना की सेवा के लिए मेरी एंटोना के पिताजी ने 15,000 नौकर नौकरानियां यानी कि दासियां मेरी एंटोना को दहेज के रूप में दे दी। अब लुई 16 का विवाह हो गया और ये 15,000 दासी जो थे वर्साई, पेरिस के अंदर वर्साई आपके जो है लुई 16 का महल जहां पर है फ्रांस के अंदर, वो स्थान था वर्साई के अंदर जो महल बना हुआ था लुई 16 का, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल यानी कि शीश महल का मतलब है कि पूरा का पूरा जो ये महल था वो कांच का बना हुआ था। तो लुई 16 अपनी पत्नी मेरी एंटोना के उस रूप रंग में, प्रेम में इतना डूब गया कि उस शीश महल में जब वो बैठता था तो उस कांच के अंदर, दर्पण के अंदर केवल और केवल वो अपनी पत्नी मेरी एंटोना की छवि को देखता और धीरे धीरे उसके प्रेम में, स्नेह में इतना डूब गया कि उसको फ्रांस की प्रजा की किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं हुई। अब यहाँ पर हम देखें तो 15,000 तो ये दासियां हो गई और 3-4 उसके भी दासी होंगे लुई 16 के, तो तकरीबन 20,000 व्यक्ति जो है इस महल में निवास कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे इस महल का खाने पीने का, रहने का खर्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब धीरे धीरे लुई 16 के खजाने में कमी आने लगी।
तो इस लुई सोलवे ने अपनी इस घाटे की भरपाई करने के लिए प्रजा पर धीरे धीरे कर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम बात कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का पहला कारण रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट रीजन कह सकते हैं, पहला कारण कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति का पहला कारण फ्रांस के शासक लुई सोलवे द्वारा प्रजा का आर्थिक शोषण। फर्स्ट रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, शासक द्वारा प्रजा का आर्थिक शोषण। आपको पूछ ले कि फ्रांस की क्रांति का पहला कारण क्या हो सकता है, तो लुई सोलवे द्वारा अपनी प्रजा का अधिक मात्रा में आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया या कर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिससे फ्रांस की जनता दुखी हुई और फ्रांस में एक क्रांति की शुरुआत होती है। दूसरी बात कर सकते हैं हम लोग कि कुलीन वर्ग द्वारा प्रजा का आर्थिक शोषण, प्रजा का आर्थिक शोषण। जैसे हम बात कर सकते हैं कि फ्रांस के अंदर मुख्य रूप से पूरा समाज 3 भागों में विभाजित था। फ्रांस का समाज मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों। सबसे और इन 3 भागों के नाम जो है इनको ए स्टेट जनरल के नाम से जान सकते हैं। फ्रांस का समाज इनको क्या कहा जाता था? ए स्टेट जनरल। अब ये स्टेट जनरल कितने भागों में समाज विभाजित थी, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस का जो समाज था वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग जिसको प्रथम एस्टेट कहा जाता था, प्रथम एस्टेट। दूसरे भाग को द्वितीय एस्टेट और तीसरे भाग को तृतीय एस्टेट। फ्रांस का समाज जो था वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित था, यानी कि प्रथम एस्टेट जनरल, द्वितीय एस्टेट जनरल और तृतीय एस्टेट जनरल। अब देखते हैं कि प्रथम एस्टेट जनरल के अंदर कौन कौन से व्यक्ति आते थे, द्वितीय एस्टेट जनरल में कौन कौन से व्यक्ति आते थे और तृतीय एस्टेट जनरल में कौन कौन से व्यक्ति आते थे। तो प्रथम एस्टेट जनरल के अंदर फ्रांस के शासक और पादरी, पोप, बिशप ये सब जो कुछ भी होते थे वो चर्च के पुजारी हुआ करते थे। द्वितीय स्टेट जनरल के अंदर फ्रांस के सामंत और राजा लोग। तीसरी एस्टेट जनरल के अंदर व्यापारी, मजदूर, किसान, शिल्पकार और मध्यम वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, तहसीलदार जो भी होते थे, मध्यम वर्ग। तो पूरा फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। पहला प्रथम स्टेट जनरल, द्वितीय स्टेट जनरल और तृतीय स्टेट जनरल। प्रथम स्टेट जनरल के अंदर पादरी और फ्रांस के शासक आते थे, द्वितीय स्टेट जनरल के अंदर सामंत शासक और राजा आते थे और तृतीय स्टेट जनरल में व्यापारी, मजदूर, किसान, शिल्पकार, मध्यम वर्ग, डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर, जज जो भी पटवारी वगैरह जो भी होते थे वो तीसरे स्टेट जनरल के अंदर आते थे। अब समस्या ये थी कि एक तो हम देख रहे हैं कि फ्रांस का शासक भी फ्रांस की प्रजा का आर्थिक शोषण कर रहा है, दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कुलीन वर्ग भी फ्रांस का की प्रजा का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। और तीसरा कारण इसका रहेगा कि पादरी या पोप या बिशप जो कुछ भी होते थे, जो चर्च के पुजारी होते थे, वो जनता से, प्रजा से
एक धार्मिक कर लेते थे जिसको कहा जाता था टाइट। क्या कहा जाता था? टाइट। फ्रांस के पादरी, चर्च के पुजारी जो लोग होते थे वो प्रजा से एक धार्मिक लेते थे, धार्मिक कर लेते थे। इस कर का नाम था टाइट। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि टाइट कर कैसा करता। तो पादरी या पोप द्वारा फ्रांस में लिया जाने वाला जो कर था, धार्मिक जो कर था, वो टाइट कर था। अब ये टाइट कर कैसे लेते थे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सुबह शाम मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, पुजारी जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार पेरिस की, वर्साई की ये जो जनता हुआ करती थी, ये सुबह शाम, सुबह सुबह जो है चर्च के में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे। और वहां पर जो है ये पादरी और पोप लोग होते थे, वो प्रजा को, जनता को बाइबिल का, ईसाई धर्म का जो है उपदेश देते थे। और बदले में, इस उपदेशों के बदले में, ज्ञान के बदले में वो जनता से एक टाइट नामक कर वसूल करते थे। तीसरी हम बात करें तो, चौथी अगर बात करें कारण की, फ्रांस की क्रांति के कारण की, तो फ्रांस के अंदर जितनी भी जमीन होती थी, जो फसल भूभाग होता था, जहां पर जमीन होती थी खेती वाली, खेती करने की जमीन, उस पर सामंतों का, शासक व्यक्तियों का अधिकार, शासक वर्ग का अधिकार। और इस पर जो खेती करते थे मजदूर लोग होते थे, जिनका मालिकाना हक इस जमीन पर नहीं होता था, वो लोग किराए पर लेकर के जमीन पर, शासक की जमीन को किराए पर लेकर के खेती करते थे। और उसके बदले में काफी मात्रा में लगान और भू कर जो है शासकों को, प्रजा द्वारा राजाओं को, शासकों को, सामंतों को जो है देना पड़ता था। और वो लगान इतना अधिक था कि वो लोग नहीं दे पाते थे। अगर वो लगान देते तो पीछे उनके लिए खाने के लिए उनके पास में अनाज नहीं बचता। और इधर हम देखें तो फ्रांस के शासक लुई 16वें ने अपने विवाह के खर्च को जो बढ़ गया था, उसकी घाटे की भरपाई करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में और नए कर लगाने पड़े, जिससे वहां की जनता बहुत दुखी हुई। और इस व्यक्तियों ने, सब व्यक्तियों ने तीसरी एस्टेट जनरल ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की। विश्व के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई है, चाहे वो इंग्लैंड की औद्योगिक, इंग्लैंड की क्रांति हो, चाहे वो रूस की 1917 की साम्यवादी क्रांति हो, चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, या 1857 की क्रांति हो, या फ्रांस की क्रांति हो, या अमेरिका की क्रांति हो, जितने भी विश्व में क्रांतियां हुई है, रिवॉल्यूशन हुए हैं, उस सब का आधार जो है मध्यम वर्ग को जाता है। जितने भी विश्व में क्रांतियां हुई है, वो सब क्रांतियां जिन्होंने की है वो है मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग में किसान, मजदूर, आपके जो व्यक्ति आते हैं, आपके शिल्पकार है, आपके कारीगर है, आपके जज है, शिक्षक है, तहसीलदार है, चिकित्सक है, ये बुद्धिजीवी वर्ग, इन वर्ग ने ही इस फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इस क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 क्रांति की शुरुआत होती है 14 जुलाई 1789, यानी कि फ्रांस के अंदर एक बास्तिल स्थान था, ये दुर्ग था। और इस दुर्ग का इस्तेमाल जो है एक जेल और कारागार के रूप में करते थे। जेल, कारागार और शस्त्रागार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता। शस्त्र, यहाँ पर कैदी भी रखे जाते थे और यहाँ पर राजा की सेना के अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद यहाँ पर रखे
तब यहाँ की जो प्रजा थी उन सब ने मिलकर के इन शोषणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों ने फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की। और वो क्रांति का दिन था 14 जुलाई 1789। किस घटना से? अगर हम लोगों से पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई, या आपको पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या है, तो कारण आप लोगों के सामने है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई है? पास्टल दुर्ग की घटना से। कब हुई? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789, डेट याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बास्तिल दुर्ग पर हमला किया गया और इस बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण करके यहाँ के अस्त्र शस्त्रों को लूट लिया गया और यहाँ पर जो कैदी थे उन कैदियों को रिहा कर दिया। और इसी के साथ फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। अब हुआ क्या? धीरे धीरे ये क्रांति पूरे फ्रांस में फैल गई। अब लुई 16वें को यहाँ के शासक को लगा कि इस क्रांति को रोका कैसे। तब उन्होंने ये समझा कि हम एक बैठक करते हैं। और वो बैठक किसकी? संसद की बैठक, जिसको सीनेट कहा जाता है। सीनेट की बैठक, संसद की बैठक या सीनेट की बैठक। फ्रांस के अंदर संसद को सीनेट कहा जाता है। अब इसकी जो लास्ट बैठक हुई थी वो हुई थी 1610 के अंदर, लुई 14वें के काल। तकरीबन 100-150 साल के बाद में इसकी बैठक ही नहीं। अब फ्रांस के शासक ने संसद या सीनेट की बैठक को आमंत्रित किया गया और यह आमंत्रित जब किया गया तो प्रथम स्टेट जनरल और द्वितीय स्टेट जनरल के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन तीसरी स्टेट जनरल के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया। तब यहाँ पर तकरीबन 15-16 हजार की संख्या में तीसरे स्टेट जनरल के व्यक्ति भी आकर के खड़ा हो और उन्होंने कहा कि हम भी इस बैठक में सम्मिलित हो। और तीसरी स्टेट जनरल को शामिल न करने के कारण ये सीनेट की जो बैठक थी वो असफल और तीसरी स्टेट जनरल के व्यक्ति सीनेट से बाहर जाकर के 20 अगस्त 1789 को इन्होंने तीसरी स्टेट जनरल में अपने आप को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया। असेंबली। अब आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के अंदर किस स्टेट जनरल ने अपने आप को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दी? तीसरी स्टेट जनरल। कब की गई थी? 20 अगस्त 1789। 20 अगस्त 1789 को तीसरे स्टेट जनरल ने अपने आप को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दी गई। और इसी के साथ फ्रांस की इन्होंने ये किया, कहा कि जब तक हम लोगों को सीनेट में अपना स्थान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम अपनी इस सभा को जो है भंग नहीं करेंगे। तब आखिरकार फ्रांस के शासक लुई 16वें ने इस राष्ट्रीय असेंबली को राष्ट्रीय मान्यता दी गई और स्टेट जनरल को भी जो है आपके असेंबली में नियुक्त किया गया। और इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद में फ्रांस की क्रांति में और कौन कौन सी घटनाएं हैं सो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु।